मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री विद राणा सर, जिसमें हम आज द्वितीय भाग में शेष बचे हुए प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर इसका पहला पार्ट अवश्य देख लें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो आज का जो हमारे पास पहला प्रश्न है वो है, ईथर जल में अविलेय होते हैं क्यों? ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, ईथर में ऑक्सीजन, जो ईथर में ऑक्सीजन होता है कार्बन के साथ आबंधित होता है। यहां पर आप देख रहे होंगे जो ऑक्सीजन है किसके साथ आबंधित है? कार्बन के साथ आबंधित है, यानी आर के साथ, एल्काइल के साथ आबंधित है। अर्थात ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड अनुपस्थित होने के कारण यह जल में अविलेय होते हैं। ठीक है ना। तो जो 2019 में आपके पास प्रश्न पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 5, ईथर जल में अविलेय होते हैं क्यों? तो आपने क्या लिखना है, ईथर में ऑक्सीजन कार्बन के साथ आबंधित होता है, अर्थात ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड अनुपस्थित होने के कारण यह जल में अविलेय होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, वसा में विलेय 2 विटामिनों के नाम लिखे। यानी जो वसा होती है उसमें घुलनशील 2 विटामिनों के नाम लिखना है। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, ADE एडेक। ठीक है ना। तो ADE और K ये जो होते हैं वसा में घुलनशील होते हैं। बचे आपके पास कौन से? B एंड C। तो जो B और C होता है वो किस में घुलनशील होता है? ये आपके पास जल में घुलनशील होता है। तो वसा में घुलनशील किन्हीं 2 विटामिन के नाम, तो A भी घुलनशील होता है, D, E एंड K ये चारों वसा में घुलनशील होते हैं। इन चारों में से आप किसी को 2 को लिख सकते हैं, परंतु जो जल में घुलनशील होते हैं वो कौन सा है? B एंड C। और ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में संचित नहीं होता है? तो वो होता है हमारे पास विटामिन C। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, टेफ्लॉन का रासायनिक नाम है। तो टेफ्लॉन का जो रासायनिक नाम होता है ये होता है आपके पास टेट्राफ्लोरोईथेन, यानी पॉलीटेट्राफ्लोरोईथेन। या आप क्या लिख सकते हैं, 1,1 2,2 टेट्राफ्लोरोएथीन नाम लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 7, टेफ्लॉन का रासायनिक नाम लिखिए। तो आपने लिखना है पॉलीटेट्राफ्लोरोईथीन। टेफ्लॉन का रासायनिक नाम होता है, इसका फॉर्मूला NCF2 डबल बॉन्ड N ये CF2 होता है, NCF2 डबल बॉन्ड CF2 होता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, फॉर्मलिन क्या है? इसका उपयोग लिखिए। तो आपने क्या लिखना है, फॉर्मल्डिहाइड के 40% जलीय विलयन को फॉर्मलिन कहते हैं। यानी जो आपके पास फॉर्मल्डिहाइड का 40% विलयन होता है उसे हम क्या कहते हैं? फॉर्मलिन कहते हैं। और इसका उपयोग मृत जीवों को लंबे समय तक संरक्षण करने के लिए किया जाता है। तो आपने देखा होगा जो बायोलॉजी की लैब होती है, ठीक है ना, वहां पे स्पोर्टिंग होती है। तो स्पोर्टिंग में जो लिक्विड भरा होता है उसे हम क्या कहते हैं? फॉर्मलिन कहते हैं। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो हमारे पास मृत जीव होते हैं उनको लंबे समय तक खराब ना हो, इसके लिए उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो फॉर्मलिन क्या है? फॉर्मल्डिहाइड के 40% जलीय विलयन को फॉर्मलिन कहते हैं, और इसका उपयोग मृत जीवों को लंबे समय तक संरक्षण करने के लिए किया जाता है। 2020 में पूछे गए प्रश्नों के हल। ठीक है ना। तो 2020 में जो आपके पास पहला प्रश्न पूछा गया था वो है, कोहरा निम्न में से किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र है? पहला ऑप्शन है एरोसोल है, दूसरा है जेल है, तीसरा है इमल्सन है, चौथा है शॉल। तो कोहरा जो है आपके पास एरोसोल का कोलाइडी तंत्र होता है, क्योंकि जो एरोसोल होता है इसमें प्रक्षेपण माध्यम क्या होती है? वायु होती है। यानी कोहरा जो है उसमें प्रक्षेपण माध्यम वायु होता है, और प्रक्षिप्त प्रवाहता जो कम मात्रा में होता है वो पानी होता है। तो एरोसोल किसे कहते हैं? वे कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षेपण माध्यम वायु होती है क्या कहलाती है? एरोसोल कहलाता है। तो धुंध और कोहरा जो है आपके पास वो एरोसोल का उदाहरण होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है 2020 का, निम्न में से कौन फेलिंग विलयन को अपचयित करता है? पहला ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, दूसरा है बेंजोइक अम्ल, तीसरा है ऑक्जेलिक अम्ल, और चौथा है फॉर्मिक अम्ल। तो जो आपका 4th ऑप्शन है फॉर्मिक अम्ल, ये क्या होगा? सही आंसर होगा।
फॉर्मिक अम्ल फेलिंग विलयन को अपचयित करता है, ठीक है ना। अन्य ये फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है। एसिटिक अम्ल भी नहीं करता, बेंजोइक अम्ल भी नहीं करता, ऑक्जेलिक अम्ल भी नहीं करता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, अभिक्रिया C2H5O C2H5 प्लस 4H, यह अभिक्रिया होती है रेड P प्लस HI की उपस्थिति में, और यह प्रोडक्ट बनेगा आपके पास 2X प्लस H2O में X है। आपसे पूछा गया कि जो यहाँ पर X है इसकी जगह पे क्या होगा, इथाइलिन होगा, एथेन होगा, प्रोपेन होगा या ब्यूटेन होगा। तो आपने क्या करना है, 4H थे आपके पास, 4H में से 2H चले गए यहां पर, और ये वाला ऑक्सीजन चला गया उस H के साथ, उन 2 H के साथ। अब कितने H बचेंगे आपके पास, 2H बचेंगे यहां पर, क्योंकि 4H थे, 4H में से 2H तो चले गए इसके साथ, और एक ऑक्सीजन चला गया। अब कितने H बचेंगे यहां पर, 2H, तो एक H जुड़ेगा इसके साथ, ये हो जाएगा C2H6, एक H आएगा इसके साथ, ये भी हो जाएगा C2H6। तो कितने C2H6 हो जाएंगे, 2, ठीक है। और C2H6 को किस नाम से जानते हैं, एथेन। तो आपका बी आंसर सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बेरी बेरी रोग निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है। पहला ऑप्शन है दोस्तों विटामिन B1, दूसरा है विटामिन B2, तीसरा है विटामिन B6 एंड चौथा है विटामिन B12। तो जो बेरी बेरी रोग होता है वो आपके पास विटामिन B1 की कमी से होता है, पहला ऑप्शन सही होगा। अगर पूछा जाए विटामिन B1 का रासायनिक नाम है तो आपने क्या लिखना, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। विटामिन B2 का पूछा जाएगा तो आपने लिखना विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन एंड विटामिन B12 साइनोकोबालएमीन होता है। अगर आपको विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने हैं जो कई एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख सकते हैं, जिसके कारण आपके जो 14 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उनमें एक भी नंबर गलत ना हो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, पीवीसी का एक लक्ष्य क्या होता है। तो पीवीसी का पहले पूरा नाम देखेंगे। पीवीसी का पूरा नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है ना। तो इसका आंसर है पीवीसी का एक लक्ष्य विनाइल क्लोराइड होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, यानी इस कार्बन पे क्या जुड़ा होता है, Cl जुड़ा होता है, एक बॉन्ड Cl के साथ, एक H के साथ, और 2 हमारे पास Cl है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। यानी क्या कहते हैं इसको, पीवीसी का जो एक लक्ष्य होता है उसे हम क्या कहते हैं, विनाइल क्लोराइड कहते हैं, या 1 क्लोरो एथीन कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 6 है, NiCl4 अनुचुंबकीय है जबकि NiCO4 प्रतिचुंबकीय है, क्यों, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं टेट्राक्लोरो निकलेट। इसके ऑक्सीजन संख्या देखेंगे तो यहां पर एक क्लोरीन -2 होता है, ए -1, 4 क्लोरीन कितना होंगे, -4। तो इस पे क्या होगा, +4, +4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, +2। तो क्या लिखें, टेट्राक्लोरो निकलेट सेकेंड आयन अनुचुंबकीय है, जबकि टेट्राकार्बोनिल निकिल प्रतिचुंबकीय है, क्यों। तो आपने क्या लिखना है, NiCl4 2 नेगेटिव में क्लोरीन नेगेटिव दुर्बल लिगेंड होता है। कैसा लिगेंड होता है, दुर्बल लिगेंड होता है, जो कि 3D के इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकते हैं, जो 3D के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको युग्मित नहीं कर सकता है। अतः NiCl4 में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण NiCl4 2 नेगेटिव अनुचुंबकीय होता है। इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण ये कैसा होता है, अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। जबकि कार्बोनिल परबल लिगेंड होता है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो कैसा होता है, परबल लिगेंड होता है। तथा 3D के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3D के इलेक्ट्रॉन का युग्मन कर देते हैं। ये क्या कर देता है, 3D के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, उसको युग्मित कर देते हैं। अतः NiCO4 में युग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसकी प्रकृति कैसी होती है, प्रतिचुंबकीय होती है। तो
तो आपने क्या लिखना, अगर आपके पास 1 नंबर का पूछा जाए तो आपने लिखना NaCl4 में क्लोरीन दुर्बल लिगेंड होता है, जिसके कारण यह अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है, जबकि NiCO4 में प्रबल लिगेंड होने के कारण यह कैसे व्यवहार प्रदर्शित करता है, प्रतिचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है, व्यक्त करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, निम्नलिखित को क्षारकीय प्राबल्य के घटते क्रम में लिखिए। ठीक है ना, घटते हुए क्रम में लिखना है, यानी सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, जो अधिक क्षारीय होगा। तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि जो सबसे अधिक क्षारीय होता है एमीन, वो द्वितीयक वाला एमीन होता है, लेकिन कौन सा, इथेन का। ठीक है ना, तो इथेन का द्वितीयक एमीन कहां पर दिख रहा है, यहां पर, ये वाला। अगर आपको ऑर्डर में देखना है तो सबसे ज्यादा एथेन का होता है, लेकिन कौन सा, द्वितीयक का। उसके बाद देखना है एथेन का होता है किसका, तृतीयक का। उसके बाद एथेन में कौन सा होगा, प्राथमिक। जब एथेन सबके हो जाएंगे उसके बाद होता है मेथेन वाले एमीन के। मेथेन में भी किसका होता है उसके बाद कम, इससे कम किसका होता है, द्वितीयक वाले मीथेन का। उसके बाद होता है प्राथमिक मीथेन का 2, यानी 2 के साथ कितना ऐड करेंगे, CH3 होने के लिए 1। यहां पर एथेन है तो 2 के साथ कितना ऐड करेंगे, 3, क्योंकि 5 होते हैं H। ठीक है ना, तो क्या होगा, द्वितीय के बाद प्राथमिक, प्राथमिक के बाद तृतीयक। ठीक है, इसके बाद होता है एमीन का, किसका होता है, एमीन। और उसके बाद जो क्षारीय क्रम होता है सबसे कम, वो होता है बेंजीन एमीन के, किसके, बेंजीन एमीन वालों के, बेंजीन एमीन। ठीक है ना, तो आपने यहां पर देखना है सबसे पहले, यहां पर द्वितीय इथेन वाला एमीन दिख रहा है, तो यहां पर ये एमीन है, अमोनिया। उसके बाद यहां पर एथेन एमीन है, लेकिन कौन सा है, प्राथमिक, क्योंकि यहां पर कितने H है, 2 H है, इससे 1 H कम है, इसका मतलब ये कौन सा है, प्राथमिक। यहां पर नाइट्रोजन से 2 H कम है, इसका मतलब ये द्वितीयक है, तो इसकी क्षारकीय क्या होगा, सबसे अधिक होगा। तो हम क्या लिखेंगे, C2H5 होल ट्वाइज NH सबसे अधिक क्षारीय होता है। उससे कम किसका होता है, प्राथमिक, तृतीयक का होना चाहिए था, लेकिन तृतीयक तो यहाँ कहीं है नहीं। उसके बाद किसका होगा, प्राथमिक का, ये वाला प्राथमिक है, तो C2H5NH2 का होगा, ये वाले का होगा। उसके बाद किसका होगा, अमोनिया का, एमीन यानी अमोनिया का, तो अमोनिया ये वाला है। उसके बाद पहले मीथेन वाला होना तो चाहिए था, मीथेन वाला तो है नहीं यहाँ पर, तो किसका होगा, अमोनिया का होगा, NH3। और उसके बाद किसका होगा, बेंजीन एमीन, ये लास्ट वाले का, तो किसका, C6H5NH2। तो ये इसका क्रम होगा, सबसे पहले C2H5 होल ट्वाइज NH सबसे अधिक क्षारकीय, उससे कम C2H5NH2, उसके बाद अमोनिया, उसके बाद बेंजीन एमीन यानी एनिलीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, डेटॉल किस प्रकार की औषधि का उदाहरण है। ठीक है ना, तो डेटॉल किस प्रकार की औषधि का उदाहरण है, इसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधी कहते हैं या एंटीसेप्टिक कहते हैं। प्रतिरोधी किसे कहते हैं, वे औषधि या वे रसायन जिनका प्रयोग घाव को भरने के लिए किया जाता है, या जो घाव में उपस्थित जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देते हैं या उसकी वृद्धि को समाप्त कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रतिरोधी कहलाते हैं। इसका उदाहरण क्या है, डेटॉल है, सेवलॉन है, या टिंचर आयोडीन होता है। ठीक है ना, अगला आपके पास 2017 में बोर्ड में पूछे गए प्रश्न, जो 2 अंक के आपके पास बोर्ड में पूछे गए थे। ठीक है ना, उनके जो हल हैं यहां पर देखेंगे हम। पहला आपके पास 2017 में जो पहला प्रश्न पूछा गया 2 अंक का, यानी क्वेश्चन नंबर 9, 8 हमने पहले सॉल्व कर दिए थे। ठीक है ना, 9वां जो प्रश्न है, समझाइए कि साबुन की अपेक्षा अपमार्जक क्यों अच्छे स्वच्छक होते हैं। ठीक है ना, इसके जो पहले क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक, वो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है ना, पहला पार्ट। तो यहां पर देखेंगे, पहला इसका आंसर जो है वो आपने लिखना है कि साबुन की अपेक्षा अपमार्जक इसलिए अच्छे स्वच्छक होते क्योंकि अपमार्जक कठोर जल में भी झाग देते हैं। जो साबुन होते हैं वे कठोर जल में झाग नहीं देते हैं, जबकि जो अपमार्जक होते हैं वो कठोर जल में झाग देते हैं। ठीक है, दूसरा बिंदु है कि जो हमारे अपमार्जक होता है यह त्वचा के लिए हानिकारक नहीं होता है, और जो साबुन होता है वो त्वचा के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है।
तीसरा आंसर है इसका, तीसरा बिंदु, इससे कपड़े आसानी से साफ हो जाते हैं। साबुन से कपड़े आसानी से साफ नहीं होते, परंतु जो अपमार्जक होते हैं उससे कपड़े आसानी से साफ हो जाते हैं। और चौथा आंसर है इसका, इससे कपड़ों के रंग व रेशे खराब नहीं होते हैं। अगर साबुन से हम क्या करते हैं, कपड़ों को धोते हैं तो उसके रंग निकलने का आशंका रहती है या उसके रेशे खराब हो सकते हैं, परंतु अपमार्जक जो होते हैं उससे ना तो रंग उठता है ना ही रेशे खराब होते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है ना, जो 2017 में आपसे पूछा गया था। डीडीटी द्वारा पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का उल्लेख कीजिए। तो यहां पर दो पार्ट पूछे गए प्रश्न 10 के, यानी क पार्ट एंड ख पार्ट। तो जो क है उसका जो आंसर है, डीडीटी एक विषैला पदार्थ है जो आसानी से वातावरण में विघटित नहीं होता, यानी आसानी से नहीं टूटता है, आसानी से विघटित नहीं होता है। और मनुष्य के खाद्य पदार्थ जैसे फल हो गया, सब्जियां हो गया और फसल हो गया, ये खाने के साथ आ जाते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग तो खेतों में किया जाता है। तो ये क्या होंगे, जो फल सब्जियां वगैरह उसमें से विघटित तो होंगे नहीं, टूटेंगे जल्दी से नहीं, तो नहीं टूटेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, वातावरण में एकत्रित हो जाएंगे और मनुष्य के जो खाने के वाले सामान है उनके साथ आ जाते हैं, जिससे मनुष्य के शरीर में कई बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। तो आपने क्या लिखना है, डीडीटी एक विषैला पदार्थ है जो आसानी से वातावरण में विघटित नहीं होता है और मनुष्य के खाद्य पदार्थ के खाने के साथ आ जाते हैं, जिससे मनुष्य के शरीर में कई बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। ठीक है ना। इसी का जो खा पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 का जो खा है वो है ब्रोमोबेंजीन को टोलुइन या टोलुइन में कैसे परिवर्तित करेंगे। ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, जब ब्रोमोबेंजीन की क्रिया ब्रोमोमीथेन के साथ सोडियम तथा शुष्क ईथर की उपस्थिति में की जाती है तो क्या हो जाएगा, ये जो एक ब्रोमीन यहां पर, एक ब्रोमीन यहां पर, ये दोनों ब्रोमीन किसके साथ क्रिया करेंगे, सोडियम के साथ क्रिया करेंगे। वो क्या बना देगा, 2NaBr का निर्माण कर देता है, यानी सोडियम ब्रोमाइड। अब बचेगा आपके पास बेंजीन, तो ये बेंजीन है, इसका एक बॉन्ड यहां से खाली रह जाएगा, ये वाला बॉन्ड खाली रह जाएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, CH3 अटैच हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, टोलुइन कहते हैं, टोलुइन या टोलुइन कहते हैं। क्या कहते हैं, टोलुइन कहते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, ट्रेरेलिन अथवा डेक्रोन कैसे बनाया जाता है। तो जब क्या होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल की क्रिया टेरिप्थेलिक अम्ल के साथ की जाती है। किसके साथ की जाती है, टेरिप्थेलिक एसिड के साथ की जाती है। ठीक है ना। या जब एथिलीन ग्लाइकोल और टेरिप्थेलिक अम्ल को 420 डिग्री केल्विन पर गर्म किया जाता है तो एक उत्पाद का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डेक्रोन कहते हैं। अब देखना यहाँ पर कैसे कैसे क्रिया करते हैं यहाँ पर, यानी यहाँ पर हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला होता है 1,2, यानी इथेन 1,2 डायोल, यानी OH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 OH। इसकी क्रिया जब हम कैसे करते हैं, टेरिप्थेलिक अम्ल से। ये क्या होता है, बेंजीन के दोनों सिरों पे COH होता है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का OH, ये वाला OH और अल्कोहल का H आपस में क्रिया करता है, तो क्या निकल जाएगा बाहर, H2O बाहर हो जाएगा। क्या बाहर हो जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इससे भी, इस वाले के पार्ट से भी क्या हटेगा, H हटेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, O, तो आपने लिख दिया O, यहां से बॉन्ड O, क्योंकि H हट गया तो वो बॉन्ड हमने खाली छोड़ दिया यहाँ पर, H वाला O, उसके बाद बॉन्ड, ये बॉन्ड, फिर CH2, फिर CH2, फिर O यहां पर, और इसका क्या बचेगा, CO, तो CO बेंजीन। ठीक है ना, यहां पर बेंजीन है, इसके बाद CO और यहां से ब्रैकेट, क्योंकि यहां से OH हट गया था तो यहां से ब्रैकेट टूट गया। ये OH, ये OH क्रिया करेगा, कितने H2O निकलेंगे यहां पर बाहर, 2 H2। ठीक है ना। यहां पर ये N मॉलिक्यूल है, ये भी N मॉलिक्यूल है, तो यहां पर बनेगा कितने मॉलिक्यूल, N मॉलिक्यूल का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डेक्रोन कहते हैं या टेरेलिन कहते हैं।
ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में अन्य शेष प्रश्नों के साथ। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर पहला पार्ट भी देख सकते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं और क्वेश्चन के आंसर मैंने प्ले लिस्ट में अपलोड किए हैं, तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है।